हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर प्रोग्राम के कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। मैं नाजरीन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीबी कॉलेज आसनसोल। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देख रखा है, मेडिवल का ही फर्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का जो पोर्शन है, जिसमें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और यहाँ पर कौन कौन से वंश आए दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से रूलर यहाँ पर रूल किए, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। जैसे हम स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे। जैसा कि हम जान रहे हैं, तुर्कों ने एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत में बहुत सारे वंश आए हैं। ये सल्तनत कई सालों तक चला है और इसमें कई सारे वंश आए हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर देख सक रहे हैं कि यहाँ पर 5 वंश हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में रहे हैं। वो है कौन कौन से हैं ये 5 वंश। पहला क्वेश्चन ही यही है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे, तो उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। और ये 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, पहला हम देख ले, गुलाम वंश। खिलजी वंश है दूसरा, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, फिर है लोदी वंश। ये 5 वंश है। इसको आप याद रखें सीक्वेंस में, तो फिर चीज़ों को समझने में आपको और भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर है गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात कुतुबुद्दीन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण कर रखी थी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लाख बख्श, हातिम ताई और कुरान ख्वां। लाख बख्श उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लाखों में दान किया करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता है, और कुरान ख्वां के भी नाम से जाना जाता है। ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि 1206 में इसने गुलाम वंश की नींव रखी है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय घोड़े पर जो खेला जाता है, तो घोड़े से गिरकर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई है? 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन मीनार की नींव किसके काल में रखी गई और इसे पूरा किसने करवाया? इसमें ये 2 क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी निर्माण कार्य को शुरू किया था, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था, परंतु फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। यानी कुतुबुद्दीन के समय में इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन ये कंप्लीट हुआ है इल्तुतमिश के काल में। मीनार किसके याद में बनाई गई? ये कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ये किसके नाम से बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म मिलता है, कुतुब मीनार, और लगता है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये एक संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाई गई थी और उसी के नाम से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन हम देखते हैं 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासन बनता है। बीच में एक और शासक का कुछ समय का शासन काल रहता है जिसे इल्तुतमिश हराकर गद्दी पर बैठता है। तो इसका जो शासन काल हो गया वो हो गया 1206 से 1236 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैसे कि हम देख रहे हैं नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रख दी गई थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस भूमि व्यवस्था को लागू किया था? तो इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने, तो आंसर होगा इक्ता व्यवस्था। तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा क्या है? तुर्कान ए चहलगनी, ये जो चालीसा है, ये एक समूह था, ये एक लोगों का दल था जिसमें 40 अमीर सरदार थे, और ये 40 अमीर सरदारों को किसने मिलाया था? इल्तुतमिश ने इन 40 अमीर सरदारों को मिलाकर एक दल बनाया था। इसे चहलगनी या चालीसा कहते हैं। तुर्कान ए चहलगनी, तुर्क लोग थे इसमें, इस वजह से भी इसका नाम दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ पावरफुल सरदार हुआ करते थे जो सुल्तान के फेवर में हमेशा रहते थे या उसे सहायता करते थे।
नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंध तक पहुंच गया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश के काल में 1212 ईस्वी में वो सिंधु नदी के किनारे तक आ पहुंचा था मकबरनी का पीछा करते हुए, लेकिन वो भारत पर आक्रमण नहीं किया, वहीं से वापस लौट जाता है। तो उत्तर होगा इल्तुतमिश के काल में 1212 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए? यहाँ पे इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए? यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये नहीं होगा। इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए? तो इसका आंसर होगा चांदी का टका और तांबे का जीतल। 2 सिक्के चलाए थे उसने, टका जो चांदी का होता था और जीतल जो कि तांबे का था। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठी। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, क्योंकि उसके एक पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उसने रजिया को ही सुल्तान घोषित कर दिया था, जिसे वो गद्दी पर बैठाना चाह रहा था। उसकी मृत्यु हो गई थी, तो रजिया को ही उसने सुल्तान घोषित किया था। तो 1236 से 1240, यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर आपके साथ में हो जा रहे हैं कि रजिया का जो टाइम फ्रेम है वो कब से कब तक शासन की, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1236 से 1240। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरी मदरसा का निर्माण किसने करवाया? तो नासिरी मदरसा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? ये सबको ही पता है लगभग, रजिया सुल्तान। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उसके एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसका नाम नसीरुद्दीन था, उसी की याद में उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है इल्तुतमिश का मकबरा। और दिल्ली में कहाँ पर दिल्ली में स्थित है? तो कुतुब मीनार परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो उत्तर होगा बलबन। देखिए यहाँ बलबन का भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है, 1265 से 1287 ईस्वी में। कुछ कुछ बुक में वेरिएशंस रहते हैं, कहीं 65 मिलता है, कहीं 66 मिलता है। तो 1265 टू 1287 ये बलबन का टाइम पीरियड है, और ये गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, या यूँ कहें सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो भी 1-2 शासक हुए या सुल्तान जो हुए, वो गद्दी को अधिक दिनों तक संभाल कर नहीं रख पाए और गुलाम वंश डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो ये बलबन की थी, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति है मतलब तलवार और रक्त बहाकर तलवार के बल से अपनी सत्ता कायम करना, पूरी तरह से अपने आप को या अपने शासक को शक्तिशाली बना लेना, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको तलवार उठाना पड़े, रक्त बहाना पड़े, यानी कठोर नीति एक शासक को प्रतिस्थापित करने के लिए। तो ये किसने चला रखी थी? तो ये बलबन की नीति थी। नेक्स्ट है, बलबन के काल में किस जाति का विद्रोह हुआ था? बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन पर्टिकुलर किस जाति का विद्रोह हुआ था? तो मेवातियों का विद्रोह हुआ था। मेवाती जो थे वो बेसिकली हरियाणा के आसपास वाले क्षेत्र में रहा करते थे, तो मेवातियों का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, चालीसा दल या तुर्कान चहलगनी का दमन किसने किया? तो उत्तर होगा बलबन, जो कि इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था चालीसा का। तो यहाँ बहुत षड्यंत्र होने लगा था, बहुत सारे सरदार, अमीर सरदार जो पावरफुल हो गए थे, वो अब जो सुल्तान होते थे उसके खिलाफ भी विद्रोह करने लगते थे। तो इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चालीसा दल को उसने भंग कर दिया। बलबन के शासनकाल में किस विदेशी जाति का आक्रमण हुआ? तो इसका आंसर होगा मंगोलों का आक्रमण हुआ। बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे बलबन के काल में। बलबन ने किस ईरानी त्यौहार को मनाना आरंभ किया? बलबन ने बहुत सारे फारसी तौर तरीकों को अपनाया था, जिसमें एक त्यौहार भी था नौरोज, वो उसने मनाना शुरू किया। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, जो कि 1290 से 1230 तक चला। बलबन के काल में बंगाल में किसने विद्रोह किया? इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में किसने विद्रोह किया। बंगाल में विद्रोह करता है तुगरील खां, वो भी कब? 1279 में। अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर ले सब्सक्राइब बटन के साथ। तो जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग आराम से अपने लेक्चर को देख सकते हैं।